नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे यहाँ पर 7 दिसंबर 2023 को बीपीएससी टीआरई 2 एग्जाम के अंतर्गत हेडमास्टर की परीक्षा का आयोजन किया गया और इसमें जो क्वेश्चन पेपर है यही मैं लेकर आपके सामने हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कॉमन पोर्शन है जिसमें लैंग्वेज था, लैंग्वेज में कुल इंग्लिश से 8 प्रश्न पूछे गए थे और हिंदी से कुल 22 प्रश्न पूछे गए थे। कुल 30 प्रश्न इसमें पूछे गए थे, जिसमें से आपको जो है 9 अंक लेकर आना है। ध्यान दीजिएगा कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं की गई थी। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आपको जो है मिल जाएगा यहाँ पर पार्ट टू जो कि जीएस से संबंधित है और इसमें कुल मिला के 40 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। तो यहाँ पर जो कॉमन पोर्शन था लैंग्वेज वाला और जनरल स्टडीज वाला, ठीक है। तो यहाँ पर यही जो 30 प्रश्न लैंग्वेज के हैं और 40 प्रश्न आपके जनरल स्टडीज़ के हैं, तो सभी 70 प्रश्नों के हल यहाँ पर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर लैंग्वेज को। लैंग्वेज में मैंने आप लोगों से कहा था कि कुल मिला के 8 प्रश्न हैं जो कि इंग्लिश पर आधारित हैं। पहला क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन ए कार। तो कार में क्या नहीं पाया जाता है। देखो, यहाँ पर प्रश्नों का लेवल बहुत ही सरल है और निश्चित रूप से बहुत सारे अभ्यर्थी इसको क्वालिफाई कर लेंगे। तो आप खुद भी देख सकते हो कि कार का हिस्सा नहीं है, तो पिस्तौल, जिसको आप पिस्टल कहेंगे, ये कार का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ए सिस्टर्स हस्बैंड इज कॉल्ड इन इंग्लिश। तो हिंदी में तो जीजा कहते हैं, लेकिन इसको आप नहीं लगाएंगे, आप ब्रदर इन लॉ कहेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट है। विच इज़ द 7th प्लानेट फ्रॉम द सन। तो सूर्य से जो 7वां ग्रह है वो कौन सा है, ये पूछा गया था। जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो यूरेनस होगा, ऑप्शन सी। इफ़ द लास्ट डे ऑफ वीक इज सैटरडे द थर्ड डे विल बी। अगर सप्ताह का अंतिम दिन शनिवार है तो तीसरा दिन कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका आंसर बन जाएगा क्या, ट्यूसडे, यानी कि विकल्प ए करेक्ट है। थोड़ा सा लॉजिक लगाना था आपको बस। इसके बाद क्वेश्चन था कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के लिए चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द पोएम्स रिटन बाई दिनकर आर डैश द मोस्ट अपीलिंग क्वालिटी। तो यहाँ पर जो 5वें में आएगा वो ऑफ आएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द टाइम डैश योर वॉच। तो ये बाई होता है, ऑप्शन सी। और 7 और 8 फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि सुटेबल आर्टिकल्स को आपको चूज करना है। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड द सेट्स इन द वेस्ट। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो आपने देखा कि प्रश्नों का जो लेवल है बहुत ही आसान रहा। औरंगाबाद इज डैश लेस नोन सिटी इन बिहार। तो यहाँ पर जो आंसर है वो क्या बनेगा, द बनेगा। तो ये 8 प्रश्न हो गए जो कि इंग्लिश के थे और मुझे उम्मीद है कि आपने भी कम से कम इसमें 6-7 तो सही किए होंगे। और इसके बाद आगे बढ़ें तो बाकी जो हिंदी के पेपर में, यानी कि हिंदी का जो पोर्शन था जिसमें 22 प्रश्न पूछे गए थे, तो उन प्रश्नों को यहाँ पर देख लेते हैं। किस वाक्य में निश्चयात्मक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर जो डी और ई रहता है, डी रहता है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई रहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो मुख्य रूप से यहाँ पर ऑप्शन होते हैं वो 3 ही होते हैं। तो उस ई के आधार पर आप डी और ई पर भी जा सकते हैं। तो निश्चयात्मक सर्वनाम पूछा जा रहा है तो ये रहेगा ऑप्शन सी, रोटी मत खाओ क्योंकि। ये बिल्कुल सर्टेन बात हो रही है, निश्चयात्मक बात हो रही है। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नी उपसर्ग से बना है। निर्वास, निरोग, निश्चल। तो यहाँ पर जो आपका नी उपसर्ग से बना हुआ है तो कुछ कोई नहीं बना है, मतलब ऑप्शन ई बनेगा यहाँ पर। वाक्यांश के लिए एक शब्द का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जो खुले हाथों से दान करता हो उसे मुक्त हस्त कहते हैं। तो ये जो है सुमेलित नहीं है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे मृत्युंजय कहते हैं। तो ये भी गलत है। जैसा पहले था वैसा ही, तो इसको कहेंगे यथास्थित, यथाविधि नहीं कहेंगे। तो उपयुक्त में एक से अधिक वाला यहाँ पर जो विकल्प है वो करेक्ट रहेगा, यानी कि आपका आंसर है ऑप्शन डी। फिर मुहावरा और अर्थ की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। गोबर गणेश का मतलब होता है बिल्कुल बुद्धू, ये करेक्ट है। गूंगे का गुड़ होना, बोल न पाना। गूंगे का गुड़ होना का मतलब होता है कि मतलब इतना आनंदित होना कि वो बोल ना सके, ठीक है। होता है ना कि गूंगे का गुड़ होना, जैसे कि गूंगे को अगर गुड़ खिला दिया जाए और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाए, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाए, तो बोल नहीं पाता है, ठीक है। तो खुशी के मारे बोल न पाना, तो ये होता है गूंगे का गुड़ होना। लेकिन यहाँ पर गीदड़ भभकी का मतलब होता है दिखावटी भय। ये दोनों ही करेक्ट हैं। तो गलत कौन सा है,
तो मुझे लग रहा है कि इसका उत्तर बनना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन ई। वैसे देखो आयोग क्या मानता है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था कि वक्रोक्त जीवित के रचनाकार कौन है। वक्रोक्त जीवित के रचनाकार हैं कुंतक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन था कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट उषा नागरी। ये आपने जब भी अलंकार पढ़ा होगा निश्चित रूप से ये लाइनें आपके सामने आई होंगी और आपको पता चल गया होगा कि इसमें रूपक अलंकार है। तो इसमें जो है कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही है, महाघोर दुर्गंध रुद्ध हो उठती श्वास। तो ये विभत्स होता है, ये तो आपको जानते ही हैं, बड़ा विभत्स वर्णन है, ठीक है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है 22 से 26 वर्णों तक के 4 चरणों वाला छंद क्या कहलाता है। 22 से 26 वर्ण हो और 4 चरणों वाला जो छंद होगा उसको क्या कहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको कहेंगे सवैया, यानी कि विकल्प जो आपका सही होगा बी हो, सही होगा। नेक्स्ट है आपका कि राजभाषा विधेयक 1963 को किसने प्रस्तुत किया। राजभाषा विधेयक 1963 को प्रस्तुत किया था लाल बहादुर शास्त्री ने, यानी कि यहाँ पर जो विकल्प सी है ये आपका बिल्कुल सही है। मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। उपयुक्त पंक्तियाँ किस छंद का उदाहरण है। ये जो पंक्तियाँ हैं ये किस छंद का उदाहरण है। तो दोस्तों ये रोला, बैरवै, सोरठा और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये रोला भी है और सोरठा भी है, तो इसका मतलब हो गया कि ऑप्शन डी इसका आंसर बनेगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है विकारी शब्द का अर्थ क्या होता है, मतलब परिवर्तित। तो विकल्प ए करेक्ट होगा। मध्यम पुरुष एक वचन का मूल रूप क्या है। तो मध्यम पुरुष एक वचन का मूल रूप होता है तू, इसका बहुवचन होता है तुम। तो उत्तर बनेगा ऑप्शन बी। फिर होगा कौन सा अव्यय शब्द, कौन सा अव्यय शब्द संबंध तत्व का कार्य करता है। तो तथापि, ठीक है, तथापि जो होता है ये संबंध तत्व का काम भी करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीन का विकास किस संस्कृत शब्द से हुआ है। तीन जो आप कहते हैं ना तीन, इसको त्रीणी कहते हैं, त्रीणी। तो विकल्प सी इसका करेक्ट है। फिर आपका अगला क्वेश्चन बन रहा है कि सुहावना कौन सा प्रत्यय है। सुहावना जो है गुणवाचक, कर्णवाचक, भाववाचक, तो कौन सा प्रत्यय है। देखो फ्रेंड्स सुहावना जो है ये एक विशेषण है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है ये। तो उत्तर बनेगा ऑप्शन ई, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं, विकल्प ई इसका करेक्ट रहेगा। फिर ये है 24 पे आते हैं। जब शब्दों के अर्थ सीमित एवं संकुचित क्षेत्र से निकलकर अधिक विस्तृत हो जाता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों जब शब्दों का अर्थ सीमित और संकुचित क्षेत्र से निकलकर अधिक विस्तृत हो जाता है तो उसको कहेंगे अर्थापकर्ष, ठीक है, अर्थापकर्ष, यानी कि ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा यहाँ पर। बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई, कौन सा वाक्य है। तो दोस्तों बादल खूब गरजे लेकिन वर्षा नहीं हुई, तो ये जो है आपका संयुक्त वाक्य कहा जाएगा, विकल्प ए करेक्ट है। अनिल हंसता है कौन सी क्रिया है। अनिल हंसता है, तो हंसना जो होता है ये अकर्मक क्रिया आती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद 4 प्रश्न हो रहे हैं, फिर आपका जो भाषा वाला पोर्शन है खत्म हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति कहाँ हुई। अशोक के जो शिलालेख हैं उसमें आपको मिलती है ब्राह्मी लिपि, पाकिस्तान और भारत में, यानी कि विकल्प ई करेक्ट होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का मूल स्रोत ये वैदिक संस्कृति है, यानी कि विकल्प ए करेक्ट है। और कौन सी ध्वनि युग्मक ध्वनि है। युग्मक ध्वनि होती है दिक्कत। तथैव का संधि विच्छेद क्या होगा, तथा धन एव, ठीक है। तो ये 30 प्रश्न हो गए और इन 30 प्रश्नों में आपको मात्र 9 प्रश्न सही करने थे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो मुझे लगता है कि ये आपने क्रॉस कर लिया होगा। हाँ, जो लोग अभी परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि यहाँ पर मैं आपको जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर कुछ टॉपिक मैं लिख के दे दूँगा, वो टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो आपको जो है मतलब कोई दिक्कत एग्ज़ाम में फिर नहीं होगी। जनरल स्टडीज़ के कुल मिला के 40 प्रश्न पूछे गए थे और सभी 40 प्रश्न मैं यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं करंट अफेयर। फीफा महिला विश्व कप 2023 फुटबॉल फाइनल किसने जीता। पुरुषों वाला होता तो फटाफट आप बता देते, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का फुटबॉल फाइनल किसने जीता। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका विकल्प होगा वो करेक्ट क्या होगा।
तो देखो फाइनल जीता था यहाँ पर स्पेन ने, किसको हराया था? इंग्लैंड को। इंग्लैंड जो था ये उप विजेता बना था, ठीक है। और विनर कौन था? तो स्पेन था। तो विकल्प बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, स्पेन। द एक्सॉर्सिस्ट सर्वश्रेष्ठ पिक्चर आवाज ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली डरावनी फिल्म है। निर्देशक विलियम फ्राइडकिन का हाल ही में निधन हो गया है 87 वर्ष की अवस्था में। पूछा यह जा रहा है कि द एक्सॉर्सिस्ट, ये मूवी आपने देखी होगी, नहीं देखी तो कभी देखना, बहुत ही मतलब लॉजिकल लगती है और भूत ही तो है ही है। द एक्सॉर्सिस्ट जो थी ये एक नॉवेल था विलियम पीटर ब्लाटी, तो इसी पर आधारित मूवी थी, विलियम पीटर ब्लाटी। फिर अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि केरल के पूर्व सीएम ओमान चांडी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, लगभग 53 वर्षों तक लगातार केरल के किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बने रहे? तो वालाकुडी, पटाम्बी, पयानूर, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो केरल के पूर्व सीएम थे ओमान चांडी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो 53 वर्षों तक लगातार केरल के पुथुरापल्ली से जो है विधायक थे। तो इनका जन्म यहीं पर हुआ था, पुथुरापल्ली में ही। तो ये होगा आपका विकल्प ए, क्योंकि पुथुरापल्ली जो है विकल्प में नहीं है, तो हम इसको आंसर करेंगे विकल्प ई को अपना उत्तर मानेंगे। महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा किस देश को निष्कासित किया गया था? तो ईरान को निष्कासित किया गया था, ये तो आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन ये था, ईरान में हिजाब पुलिस हिरासत के दौरान किस महिला की मौत हो गई थी? तो महिसा अमीनी की मौत हुई थी, विकल्प इसका सही है ऑप्शन ए। क्षय रोग मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय राजदूत और निक्षय मित्र का नाम क्या है? तो दीपा मलिक, यहाँ पर विकल्प सी आपका करेक्ट है। और फिर अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि H1 गगनयान के मानव मिशन में कितने दिनों के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाना है? तो 3 दिन के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों को होते हैं। यहाँ पर 3-3 का जोड़ा तो कोई नहीं बन रहा है, ठीक है, 3-3 एक को नहीं है, तो इसका मतलब होगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ये हमारा आंसर बनेगा। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहाँ महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार की प्रतिमा का अनावरण किया? अब मुख्यमंत्री का नाम आ रहा है तो आप सोच रहे होंगे M.K. स्टालिन का नाम आ रहा है, तो आप सोच रहे होंगे कि ये यहाँ की तो बात नहीं है, चेन्नई रामेश्वरम में से कोई एक होगा, तो लेकिन नहीं दोस्तों, ये वाराणसी में, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, ठीक है। इसका उत्तर ऑप्शन ए है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब जीएस के प्रश्न होंगे। निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है? तो आपको पता ही है कि बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा भारत के साथ है। कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? भोपाल, रांची और आइजोल। तो यहाँ पर आइजोल जो है ये कर्क रेखा के उत्तर में आपको मिलेगा। डिटेल मैंने कल एक वीडियो बना के आपको दिया था, उसमें मिल जाएगा आपको। नदियों में से निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किसका है? जलग्रहण क्षेत्र सबसे लंबा, जो सबसे लंबी नदी होगी उसी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे लंबा भी होगा। तो ये पेरियार नदी है, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये केरल में स्थित है। थार्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? थार्नवेट एक जाने माने मौसम विज्ञानी थे। 1946 में उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसमें उन्होंने जलवायु को ABCD प्रकार से बांटा था, और उन्होंने कहा कि पूर्वी बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ये यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो टाइप ए प्रकार का माना था उन्होंने। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है क्योंकि यह सूखा सहिष्णु फसल है और कुछ पोषण की दृष्टि से चावल और गेहूं के बराबर होती है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प हैं। इसका सही ऑप्शन डी है। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा कितना है? भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा 30% है, मैदान 40% है, पठार 27% है, ठीक है। तो पर्वत जो हैं वो कितने हैं? 30% हैं, पठार जो हैं वो 27% हैं, मैदान जो है वो कितना है? 40% है। जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय होता है, ये तो आपको पता ही है, ये खत्म हो जाएगा एक दिन। चंद्रयान 3 कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो श्रीहरिकोटा से, आपको पता ही है। फिर अगला क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो महात्मा गांधी हैं उनके राजनीतिक गुरु का नाम पूछा जा रहा है। दादा भाई नौरोजी नहीं थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी नहीं थे, और MJ राणा भी नहीं थे। राजनीतिक गुरु थे GC गोखले। तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं, ये विकल्प बनेगा।
चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था? तो ये थे राजकुमार शुक्ला, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। लखनऊ समझौता ये हुआ था 1916 में। असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था कब? 1922 में, 4 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा में क्या हुआ था? भीड़ और पुलिस के बीच झड़प हुई थी, फिर पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किया था विलियम जोन्स ने। ये रटा हुआ प्रश्न है 1784 में। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष आर.एन. मुंदोलकर थे। पटना में कुल मिला के 3 बार आईएनसी का सम्मेलन हुआ। 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? तो भागलपुर में किया था। ऑप्शन सी सही है। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? जनरल हैविट, सर यूरोज, सर कॉलिन कैंपेबल, ये दोनों ही नहीं थे। टेलर का नाम होता तो वो सही रहता, तो यहाँ पर विकल्प ई सही रहेगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि देखो मैथ के प्रश्न आ रहे हैं, तो मैथ के प्रश्नों को यहाँ पर पूरा डिटेल के साथ मैं हल करके अपलोड कर दूंगा, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ी देर में वीडियो आ जाएगा, लिंक मैं आपको पहले कमेंट में डाल दूंगा। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। मृत जीवों के अपघटक कौन से हैं? मृत जीवों के अपघटक वायरस, कवक, जीवाणु। तो यहाँ पर बेसिकली जो जीवाणु होते हैं यही होते हैं, लेकिन कवक भी माना जाता है, तो आप विकल्प डी को यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली जो सामग्री है वो नरम लोहा होती है, विकल्प ए करेक्ट है। और ऑर्निथोलॉजी ये पक्षियों का अध्ययन होता है, विकल्प बी करेक्ट है। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किए जाने का दिनांक 14 जुलाई 2023। अब आप कमेंट करके बताओ कि पहुंचा कब था? तो पहुंचा था 23 अगस्त को। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था आपका कि पौधों की जड़ों में मृदा के जल प्रवेश का कारक कौन सा है? तो केशिकत्व तो होता है, ये तो आप जानते ही हैं, आपने खूब पढ़ा इसके बारे में। पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन ए करेक्ट है। जल परागित पुष्पों में परागकण किस प्रकार के होते हैं? हल्के और चिकने होते हैं। और ये देखो आपका अंतिम प्रश्न है कि कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी के रूप में काम करती है? थायराइड, अग्नाशय, एड्रिनल। तो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी के रूप में काम करती है अग्नाशय, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये 70 प्रश्न हो गए, मतलब कुल मिला के आपका लैंग्वेज और जीएस का पोर्शन यहाँ पर कवर हो गया। आगे जो प्रश्न है वो शिक्षा और विषय से संबंधित प्रश्न है। तो पूरा जो क्वेश्चन पेपर है ये मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आप डाउनलोड करके एक बार खुद से इसे हल करने का प्रयास करिए, ताकि जो फैक्ट यहाँ पर हैं वो आपको रह जाएं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है नाम है उसका स्टडी विज्ञान प्रकाश, ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।